हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दीपक क्लासेस पर। मैं कुलदीप सर आज आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चन लेकर के मौजूद हूं। जो क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं आपके बीच सॉल्यूशन के लिए। ये जो क्वेश्चन अभी जो फिलहाल एग्जाम चल रहा है उसी का एक सेट हम लेकर आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और जो एग्ज़ाम चल रहा है उस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए हम बिना किसी समय को गवाए हम सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला और जानते हैं उस तमाम सवालों का को जो सवाल आए हुए थे उन सवालों को जानते हैं और उन सवालों को जानने के बाद उन सवालों के जवाब को भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज हम सवालों का सिलसिला। आज का पहला जो सवाल है हमारा सवाल है कि विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। विलियम जोन्स कप किससे संबंधित है ऐसे भी सवाल पूछता है या किस खेल से संबंधित है ऐसे भी सवाल पूछता है। तो किस खेल से संबंधित है तो सही जवाब क्या पड़ेगा इसका? सही जवाब भैया बास्केटबॉल। कौन से खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। विलियम जोन्स खेल या विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन 1 2 3 4 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? बिलियर्ड्स से, दूसरा ऑप्शन बास्केटबॉल, तीसरा ऑप्शन मुक्केबाजी, चौथा ऑप्शन क्रिकेट। तो इसमें सही जवाब क्या पड़ेगा? बास्केटबॉल से। आगे देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति इसमें से राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो आइए, ऑप्शन 1 है नेता प्रतिपक्ष, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य। कौन है भैया चारों में से? नेता प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन। तो नेता प्रतिपक्ष तो नहीं होता है। सही जवाब सुनिए, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या कहलाता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। आइए आगे देखते हैं। आगे सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? आइए 1 नंबर देखते हैं। उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। बात सुनने में आती है भैया। कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से उसका विवाह हुआ था। वह लाहौर का गवर्नर था। यह भी कभी सुना है क्या आपने? इल्तुतमिश लाहौर का गवर्नर था। यह बात फ्रॉड लगती है। उस तीसरा आप क्या है पॉइंट? उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। अब ऑप्शन देखिए, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 का मतलब देखिए, 2 3 1 2 1 2 3 1 और 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1 ज्यादा ऑप्शन में है। यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 भी दिख रहा है। ऑप्शन 2 जो है उसका, वह लाहौर का गवर्नर था, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यह ऑप्शन तो बिल्कुल, जहां जहां 2 ऑप्शन दिख रहा है सब कैंसिल करिए। अपने आप आपका ऑप्शन नंबर 4 क्लियर हुआ। जहां जहां ऑप्शन 2 दिख रहा है उसको हम कैंसिल करेंगे तो अपने आप ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये फॉर्मूला। आइए आगे बात करते हैं। चींटी के डंक से, चींटी के डंक से, डंक की प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के डंक में अम्लीय है भैया, ध्यान दीजिएगा, अम्लीय है, अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये क्या है? फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल, ये फार्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है भैया। कौन सा? फार्मिक अम्ल होता है। ये थोड़ा सा
मिस प्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। फार्मिक अम्ल होता है, बस हमको इस ऑप्शन से देखना है कौन सा अम्ल होता है। चींटी की डंक में जब चींटी डंक मारती है तो बहुत ही असह्य दर्द होने लगती है, उसमें क्या होता है उसके डंक में, उसके मुख में, उसके डंक में जो होता है फार्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड होता है। आइए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं। भैया हिरन के बारे में कई दिन बात हो चुकी है, एक वीडियो में और हमने हिरन की बात की थी। जिस दिन हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान, वहां पे भी हिरन की बात हुई थी। तो चित्तीदार हिरन का किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब पड़ेगा पर्वतीय वनों में। भैया कौन से वनों में? पर्वतीय वनों में चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं। इसमें कोई हिरन के बारे में तो आप लोग जानते हैं, पूरा भारत में एक न्यूज चल रहा है हिरन को लेकर के। एक बिश्नोई समाज है जो हिरन की बड़ी पूजा करता है, उसमें भी किस प्रकार के हिरन की, तो जो काले हिरन होते हैं वो बिश्नोई समाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। और आजकल तो पूरे भारत में एक मामला भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या कि सलमान खान वर्सेस बिश्नोई। तो ध्यान रखिएगा ये हिरन से संबंधित ही मामला है। और बाकी हम जिस हिरन की बात कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरन की बात है, ये सलमान खान वाला हिरन नहीं है, ये चित्तीदार हिरन है। चित्तीदार हिरन कहां पाया जाता है भैया? पर्वतीय वन में पाया जाता है। आइए आगे बात करेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, चाहे वह धर्म या भाषा पर ही क्यों ना आधारित हो, अपनी पसंद के। तो किस आर्टिकल के अनुसार? तो इसमें जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 30A भी कहते हैं, 30 को भी कहते हैं, 30 को भी कहते हैं इसी आर्टिकल को, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 के अनुसार इसमें जो जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको अपने मन पसंद के हिसाब से शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ये भारतीय संविधान के मूलभूत संविधान में यह ऐड नहीं था, यह भी कब ऐड किया गया है? तो ये यूपीए की गवर्नमेंट में इस आर्टिकल को ऐड किया गया है। ये बहुत खतरनाक आर्टिकल है भैया, इस पर बात मैं करूंगा एक दिन। 30A पे पूरी फुल वीडियो आने वाली है, 30A पे फुल वीडियो आने वाली है। अभी हम एक बात करने वाले हैं, ये आज बस इसका आंसर समझ लीजिए। 30 अनुच्छेद 30, ये 30 बाद में जोड़ा गया है और भारतीय संविधान के ऊपर एक कह सकते हैं कि इतना अच्छा आर्टिकल पूरे भारत के समस्त लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जहां पे ये शब्द जुड़ा हुआ है ना, माइनॉरिटी, कुछ लोगों के लिए हो गया। अब कोई व्यवस्था हम क्यों ऐसी करें कि केवल 2-4 लोगों को उसका लाभ मिले, विशेष लोगों को लाभ मिले? हमारी सभी व्यवस्थाओं में तो सबको ही लाभ लेता है। तो सबकी व्यवस्था, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में सबको समान स्थान मिलना चाहिए। यही रूल ऑफ एजुकेशन भी है, शिक्षा का यही नियम भी है। आइए हम आगे बात करते हैं। आगे सवाल है, जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने टूरिज्म रोड मैप 2047 लॉन्च किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पे सवाल है और यहीं पे जवाब भी है कि टूरिज्म रोड मैप 2047 किस जनवरी 2024 में किसने लॉन्च किया था? तो सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया था। में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज। इसका सही जवाब क्या है? भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम और कोलकाता। तो सही जवाब क्या पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोलकाता इसका सही जवाब है। इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो कोलकाता है। आइए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो आर्टिकल 120 आर्टिकल 120 के तहत एक मर्यादित भाषा का प्रयोग, जो भी संसद के मेंबर हैं उनको एक मर्यादित भाषा का प्रयोग ही करना है।
एक सिस्टमेटिक भाषा का प्रयोग ही करना है। आप एक लिमिट में रहकर के अपने आसपास, अपने क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्त घटनाओं, समस्त क्रियाकलापों का आप जिक्र उस पार्लियामेंट में कर सकते हैं। आपकी भाषा एक किस अनुच्छेद के तहत बधी हुई है? तो आर्टिकल 120 120 के तहत आपकी भाषा बधी हुई है। आइए बात करते हैं आगे सवाल पर। मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आरिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है? निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है? तो आरिफ अलवी की जगह ली। भैया सीधा सीधा सवाल का सीधा सीधा जवाब लीजिए। आरिफ अलवी की जगह ली है। किसकी जगह ले ली है? आरिफ अलवी की जगह ली है। ये पड़ोस का मुल्क है पाकिस्तान, आप जानते हैं हमारे मुल्क के साथ इसकी भी सीमा साझा होती है। ये पाकिस्तान का और भारत का एक ही साथ दो देश बने। एक 1947 में ही दोनों देश आज़ाद हो रहे हैं। हम इस पे जल्दी एक बहुत ही अच्छा लेक्चर हम आपके बीच लेकर आने वाले हैं पाकिस्तान और भारत के विभाजन पर। किसका मन था कि विभाजन हो जाए और किसका मन था कि विभाजन ना हो, बात एकदम साफ साफ है। आपके बीच जल्दी हम इसको डिस्प्ले करने वाले हैं। आइए बात करते हैं आगे सवाल पर। राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? आइए बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम। तो आपको दिख रहा होगा, कहीं भुक्ति दिख रहा होगा, विषय दिख रहा होगा, राष्ट्र दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? भुक्ति दिख रहा होगा, विषय दिख रहा होगा और राष्ट्र दिख रहा होगा। यह तीनों ऑप्शन हमको मिलते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में भुक्ति, विषय और राष्ट्र। हमको ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिख रहा है? भुक्ति और राष्ट्र तो दिख रहा है, बाकी विषय जो है अंत में दिख रहा है, जबकि विषय अंत में नहीं आना चाहिए। भुक्ति, विषय और राष्ट्र आना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। नवपाषाण स्थल भीरसना राज्य में स्थित है। कहां पे भैया? नवपाषाण स्थल भीरसना राज्य में स्थित है। कहां पे पड़ेगा? इसका सही जवाब पड़ेगा हरियाणा। ये है भैया हरियाणा। हरियाणा में पड़ेगा। सही जवाब इसका क्या है? हरियाणा। आगे बात करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत की जनगणना हुई है, प्रत्येक वर्ष जनगणना जो भारत की जनगणना होती है कितने वर्षों में होती है? तो प्रत्येक जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। और जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनगणना 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई है? किस राज्य समूह की? आइए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है? अपना माइंड यूज करिए। कहां पे जाएंगे? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अब कैसे हम पहचाने? हम पहले आपको एक वीडियो बताए थे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। एक हम इसको जानने का एक ट्रिक बता दे रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 48 हैं। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी सीटें हैं। हम जब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पे कितनी है? 41 हैं। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो यहाँ पे कितनी है? 29। आई होप 29 या 25 है। मैं इस पर बात डिस्कस कर देता हूँ अभी। 29 या 29 या 25 है। राजस्थान में 25 है। तो हमें दिख क्या रहा है? हमें मेजर हमें देखना यहीं पे है। मेजर रूप से हमें देखना यहीं पे है क्या कि दो ऐसे स्टेट जिनमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक ज़्यादा है, तभी तो वहाँ पे लोकसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं। तो हमें कौन सा दिखा है? एक उत्तर प्रदेश और एक महाराष्ट्र एक साथ दिखे हैं, तो यही समूह हमारा सही होगा। ठीक। मध्य प्रदेश में आपकी लोकसभा की सीट जो है 29 है, और आप जाएंगे राजस्थान में तो राजस्थान में हो जाएगा 25, और बिहार में जाएंगे तो बिहार में हो जाएगा
40 सीट है। क्लियर है। आइए ये बात करेंगे आगे सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेता संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो इसका साल्मोनेला, भैया थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, सही जवाब पड़ेगा इसका उल्टी। ये साल्मोनेला का लक्षण नहीं है, जबकि बुखार है, पेट में ऐंठन है, प्रवाहिका है, ये सारे लक्षण उसके हैं, परंतु उल्टी उसका अक्षर लक्षण नहीं है। आइए आगे सवाल पर बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि न्याय का विचार के संबंधित संविधान से लिया गया, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के, फ्रांस के, अमेरिका के, जापान के? भैया सही जवाब क्या पड़ेगा? रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में न्याय का विचार जो है, अच्छा दो बातें हो गई। प्रस्तावना में न्याय का विचार कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ये अलग सवाल है। तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अच्छा, प्रस्तावना की भाषा है क्या? प्रस्तावना की भाषा है क्या, यह अलग सवाल हो गया। तो प्रस्तावना की भाषा है कि हम सभी भारतवासी या हम सब भारत के लोग भारत को एक अखंड भारत बनाने की शपथ लेते हैं। यही बात हम बोलते हैं प्रस्तावना की भाषा में। यही प्रस्तावना की भाषा भी है। और किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस सारी बातों पर डिस्कस, पॉइंट टू पॉइंट हम बातचीत करते चलेंगे। आइए बात करते हैं। इस सवाल का सही जवाब है रूस। आइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसमें होगा? तो हम बात करते हैं आर्टिकल 148, 148। सही जवाब क्या पड़ेगा? 148। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? तो जानते हैं आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना है, या आर्थिक का मतलब क्या होता है भैया? अर्थ होता है। पूरे इकोनॉमिक की जो बात करते हैं तो आप किसकी बात करेंगे? जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पादन। जो सकल घरेलू उत्पादन है, यही इसका सही आंसर होगा, जीडीपी। आइए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ? सवाल जो है बहुत ही बड़ा है। यदि सवाल की भाषा को और स्थिति को समझ लिए तब जाकर पहला क्या काम यह है कि सवाल की स्थिति और सवाल की भाषा को समझना, तत्पश्चात जवाब देना। तो पहला काम पहले निपटाया जाए, सवाल की भाषा को समझा जाए। साफ साफ सवाल को पढ़िए, फिर भाषा समझिए। हमने आपको समझा दिया। सही जवाब क्या पड़ेगा इसका? पंडित विष्णु नारायण वानखड़े है। पंडित विष्णु नारायण, पंडित विष्णु नारायण ये है निम्नलिखित में से भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसमें भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार हुआ। विष्णु नारायण, पंडित विष्णु नारायण। आइए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर, भैया दिसंबर महीना चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर से दिसंबर कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? प्री मानसून? ना भैया ना, प्री मानसून नहीं है। मानसून? एकदम नहीं। पोस्ट मानसून बाद वाली? ना। सर्दी? सही बात है। ये दिसंबर में क्या चल रहा है? खूब ठंडी लग रही है, सर्दी का महीना, ठीक है।
आइए, मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया भैया? सही जवाब क्या है? दीपक कुमार कहां के गृह सचिव नियुक्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश के। सही जवाब इसका क्या है? उत्तर प्रदेश। अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर्स ग्रुप में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक साधवानी किस शहर से हैं भैया? इसका सही जवाब है नागपुर। कहां से हैं? नागपुर से हैं। तो हम फिर से आपके बीच आएंगे, ढेर सारे सवालों को लेकर आएंगे। बस आप सबसे एक गुजारिश है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। यदि कोई सुझाव देना है तो आप सबके कमेंट की भी हम प्रतीक्षा करेंगे। आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू।